नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है स्कैरी बेल में। मैं आपका दोस्त आशीष तमाम। आज स्कैरी बेल में आपको दो अलौकिक घटनाएं सुनने को मिलेंगे। तो आइए सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शंकर। मैं अलीपुर से आज मैं आपके सामने मेरे जीवन में घटे हुए एक ऐसा घटना को लेके आया हूँ जिसे ना तो मैं खुद समझ सका, ना मैं किसी दूसरे को समझा ही सका हूँ आज तक। कहानी दरअसल काफ़ी पुराना है। ये आज से तकरीबन 11 साल पुराना कहानी है। मेरा बहुत पहले से ही एक आदत था कि मैं सुबह सुबह उठकर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता था। हमेशा जॉगिंग के लिए जूता पहन के मैं बाहर निकल जाता था। सवेरे सवेरे 4 या फिर 5 बजे मैं निकल ही जाता था। ठंड का मौसम था। तब सुबह के तकरीबन 4:30 बजे हुए थे। तब मैं अपने जूते को पहनकर मैं निकल पड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक जाने के समय में ही देखा था कि उस समय ठंड का मौसम होने के कारण काफ़ी कोहरा सा मचा हुआ था। इतना घना कोहरा होता है हमारे यहाँ कि अगर कोई इंसान नज़दीक भी हो तो उसे ध्यान से देखने में काफ़ी कठिनाई होती है। कितना गाढ़ा कोहरा यहाँ पे मचता है सुबह के समय, वो भी ठंड के समय में। खैर, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। जब मैं घर वापस आ रहा था तो रास्ते में हमारे वहाँ पर एक चौरस्ता मिलता है जहाँ पे लोग बैठकर आराम करते हैं, उसे हम चौरस्ता कहते हैं। उस चौरस्ते को मैंने दूर से देखा और लग रहा था कि दूर से कि चौरस्ता में कोई बैठा है, लेकिन इतना गाढ़ा कोहरा होने के कारण मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैं थोड़ा करीब जाके देखा तो वहाँ मेरा दोस्त राहुल बैठा हुआ था। तभी राहुल ने पूछा कि कहाँ, मॉर्निंग वॉक से? मैंने भी कहा हाँ। तभी मैं भी रुककर राहुल से बात करने लगा कि तभी राहुल ने कहा कि चलो ना हम जाके संतरे चुराते हैं। तो हमारे वहाँ पर गांव में एक बूढ़ा इंसान रहता था। उसके बागीचे में बहुत सारे संतरे के पेड़ लगे हुए थे और गनीमत से वो ठंड का मौसम में उस संतरे के जो बगीचे में बहुत सारे संतरे फले हुए थे। मैं राहुल के पीछे पीछे दौड़ खड़ा हुआ और राहुल और मैं एक कांटे वाले तार के नीचे से जाकर संतरे चुराने लगे। इतनी इतनी सुबह तो वो बूढ़ा इंसान उठता नहीं था। इसी का फ़ायदा उठाकर हमने कई सारे संतरे चुराए। राहुल ऊपर चढ़ा हुआ था, उसने मुझे संतरे फेंके और मैंने शर्ट को ऐसे इस प्रकार से मैंने फैलाया हुआ था कि उस शर्ट पर 5 या 6 ही संतरे अटे हुए थे और 2 को मैंने पैंट के जेब में रख लिया था। और राहुल और मैं उस कांटे वाले तार से ही निकल के जाके उसी चौरस्ते में जाके हम दोनों ने मिलकर सभी संतरे खा लिए थे। मेरे पास अभी भी 2-3 संतरे बचे हुए थे जो कि मैंने जेब में रखा हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह दांत भी ब्रश नहीं किया था तो मैंने काफ़ी सारे संतरे खा लिए थे। इसलिए कारण उस खट्टे संतरे के कारण मेरा जो दांत था किरकिराने लगा था। कुछ देर राहुल के साथ बैठकर समय बिताने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मुझे अब जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर भी हो चुका था। इसलिए मैं राहुल से विदा लेकर मैं घर चला गया। घर जाने पर माँ मेरी तब तक उठ चुकी थी और चूल्हे पर जो थे मिट्टी लेप रही थी। तभी माँ ने पूछा कि आज तुम्हें इतना देर क्यों हुआ? तभी मैंने कहा कि नहीं, राहुल के साथ मैं था और हम लोग कुछ वहाँ पे बात करने में ही बिजी हो गए। मैंने संतरे के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं, क्योंकि माँ को अगर पता चल जाता कि मैं किसी के बागीचे से मैंने चुराए हैं तो मुझे बहुत ही बुरा डांट पड़ता। इसलिए मैं चुप रहा। दरअसल बात ये नहीं था कि मैंने संतरे की बात नहीं किया था। दरअसल बात ये था कि मैंने राहुल का बात मैंने माँ से कहा। जब राहुल का जिक्र हुआ तो माँ
काफ़ी अचंभा से मुझे पूछने लगी और काफ़ी गंभीरता से मुझे देखने लगी कि राहुल, कौन राहुल? तभी मुझे अचंभा सा लगा कि माँ, तुम्हें क्या राहुल याद नहीं है? राहुल, राहुल, हमारा राहुल। तभी माँ ने कहा कि कौन राहुल? तभी मैंने कहा कि अरे, वो शीला आंटी का जो बेटा राहुल, वो राहुल। तभी माँ ने कहा कि क्या बात कर रहे, वो तो मर चुका है ना? तभी मेरे सर पर एक स्ट्राइक हुआ कि अरे हाँ, माँ तो ठीक कह रही है। मेरा दोस्त तो दरअसल काफ़ी पहले मर चुका था। काफ़ी उस घटना का 3 या 2.5 साल हुए होंगे, ऐसे कुछ। तभी मुझे काफ़ी डर लगने लगा। तब मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से पकड़ रहा हो और मेरे रोंगटा खड़ा खड़ा सा होने लगा। मैं अभी तक जिसके साथ था, आखिर वो कौन था? शक्ल सूरत से तो वो राहुल ही लग रहा था। मैंने माँ से इस बारे में बात किया और माँ से मैंने साफ साफ सब कुछ कह दिया कि माँ, मैंने जब देखा वो राहुल ही था। अभी आपने जब कहा कि वो मर चुका है, तभी मुझे याद हुआ कि अरे हाँ, 3 साल आप पहले ही राहुल का मृत्यु हो चुका था। तभी मेरी माँ और मैं एक दूसरे को दंग से देखने लगे। अचानक से मेरा शरीर मानो, मेरे शरीर में कोई ताकत ही ना बचा हो, जैसे कि मैं बेहोशी की हालत में जा रहा था। मुझे अचानक से बहुत ही जोर का बुखार आने लगा। मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं बचा था। तभी माँ ने मुझे लेकर झांकरी के पास ले गए और कुछ देर झाड़ फूक करने के बाद मैं ठीक हो गया। खैर, उस बात को आज तो 10-11 साल तो बीत चुके हैं, पर आज भी वो दृश्य और उस राहुल का जो चेहरा था मुझे आज भी याद है। मैंने जिसे देखा था वो कोई डरावनी शक्ल का कोई भूत नहीं था, बल्कि मेरा दोस्त राहुल ही था। वो उस दिन मेरे साथ ही मिलने के लिए आया था। उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। आज भी वो जो कहानी है, मैं किसी से कहता हूँ तो राहुल का बड़ा याद आता है, पर याद आने के साथ साथ डर भी लगता है। मेरा नाम नेहा, मैं कटिहार से। मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो बहुत पहले मेरे साथ ही घटा हुआ कहानी है। दरअसल हुआ ये ऐसा था कि उस एक रात मैं अकेली निकली थी घर से राम लीला देखने के लिए। दरअसल उस समय नाटक काफ़ी हुआ करता था। अभी तो टीवी, मोबाइल फ़ोन ये सब आ गए हैं, पर उस समय ऐसा कुछ न था। गिने चुने लोगों के पास ही रेडियो होता था, हमारे पास तो वो भी नहीं था। इसलिए हम अपने मनोरंजन के लिए हम लोग रामलीला देखने के लिए जाते थे। दरअसल सब समय मैं अपने बहनों या फिर अपनी माँ के साथ ही जाती थी हमेशा। लेकिन कभी कभी माँ और बहनें के साथ जाना होता नहीं था, तो कभी कभी मैं अकेले ही निकल जाती थी। वैसे ही मैं आज भी निकली थी। जैसे कि मैंने कहा कि मैं रामलीला देखने के लिए निकली, तो रामलीला में देख रही थी। देखते देखते अचानक बीच में ही बिजली चली गई, जिसके बाद हम लोगों ने काफ़ी देर रुका वहाँ पर, लेकिन बिजली आई ही नहीं। और उस समय एक बार जो बिजली चली गई, उसका कोई ठीक ठिकाना ही नहीं होता था। कभी तो 2 मिनट में ही आ जाए, कभी तो फिर 24 घंटे में भी नहीं आते थे। इसलिए एक दो लोग वहाँ से जैसे ही उठ खड़े हुए, मैं भी वहाँ से निकल गई। मुझे लगा कि अब कोई बिजली नहीं आने वाली, इसलिए मैं वहाँ से निकल गई। ठंड का मौसम था, इसलिए मैं शॉल ओढ़े हुए सर पर एकदम पूरे दुपट्टे की तरह मैंने शॉल को ओढ़ा और मैं अकेले ही निकल गई। उस समय इतना ज़्यादा लूट-पाट भी उतना ज़्यादा होता नहीं था, क्योंकि लोग ही काफ़ी कम थे। तो एक रास्ता था ऐसा, जहाँ से मैं आई थी, वहीं से मैं जा रही थी। वो रास्ता मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी।
वहीं से मैं हमेशा आती थी और वहीं से मैं हमेशा जाती भी थी। दरअसल ऐसा नहीं कि वही एक रास्ता है। एक्चुअली वहाँ पर मेरे घर से रामलीला जाने का जो रास्ता है वो 3 या 4 रूट और भी था, लेकिन मैं जाती हमेशा उसी रास्ते से थी, क्योंकि वही रास्ता सबसे छोटा और सबसे सरल था। लेकिन काफ़ी घना जंगल भी होता था उस रास्ते के आसपास। जैसे कि मैंने कहा कि वो रास्ते मेरे लिए नई नहीं थी, इसलिए मैं बिंदास वहाँ से ठंड के कारण जो शॉल था मैं ओढ़ कर जा रही थी अपने घर की तरफ। दरअसल रामलीला देखने से भी पहले मैं दूध खरीद के ले आई थी। तब मैं कोई बर्तन नहीं ले गई थी, इसलिए दूध वाले ने मुझे एक प्लास्टिक पर ही दूध दे दिया था। इसी कारण वही प्लास्टिक जो दूध था जो वही लेकर मैं रामलीला देखकर मैं आ रही थी। हाथ में प्लास्टिक को झुलाते हुए मैं बिंदास शॉल के ओढ़े हुए मैं आ रही थी घर। काफ़ी ठंड का मौसम था, कोहरा मचा हुआ था। तभी जानो अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे से उस दूध को किसी ने खींचा हो। तभी मैं फट से पीछे मुड़कर मैंने देखा तो वहाँ पर कोई ना था। मुझे लगा कि शायद कोई वहम होगा, इसलिए मैं आगे आगे चल पड़ी। फिर दूसरी बार फिर से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने फिर से दूध का पैकेट को पीछे खींचा हो, पर मैंने फिर से मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई न था। तभी मैं एकटक पीछे ही देखती रही कि कोई जंगल में कोई छुपा तो नहीं, कोई डकैत करने के लिए तो नहीं आया मेरे साथ। मैं थोड़ी सी डर गई थी कि तभी मैं पीछे मुड़कर खड़ी ही थी कि मेरा जो शॉल था किसी ने पीछे से बहुत जोर से खींचा, जिसके कारण मैं गिर गई। मैंने फिर आगे की तरफ देखा और पीछे की तरफ देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। अब तो मानो मुझे काफ़ी डर लगने लगा, क्योंकि कोई इंसान होता तो डर शायद उतना कम होता, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था। एक बार गलतफहमी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार एक ही गलतफहमी भला कैसे हो सकता था। मैं काफ़ी डर गया था। तभी मैं दौड़कर अपने घर की तरफ भाग रही थी। मैं अपने घर की तरफ बहुत तेज भाग रही थी कि तभी अचानक से मैं किसी चीज़ से टकराई। तभी मुझे हतबक हो गया कि ये क्या हुआ। सामने तो कुछ नहीं है। दरअसल रास्ता काफ़ी अंधकार सा था। तभी अंधकार तो वैसे ही काला होता है। तभी मैंने सामने बहुत ध्यान से निहाल कर देखने का जब कोशिश किया तो काले में भी और भी ज़्यादा गाढ़ा काला मुझे दिखाई दिया। मुझे दिखाई दिया कि अंधेरे में भी एक काला सा परछाई, घुंघराले बाल, पतला सा शरीर और कद मेरे से और भी 3-4 फुट और भी लंबा। मैंने वो दृश्य जब देखा, एक परछाई को मैंने खड़ा ऐसे देखा कि इस अवस्था में देखा कि मेरे से रहा नहीं गया और मैं फिर से पीछे की तरफ रामलीला की तरफ ही दौड़ खड़ी हो गई। जब मैं दौड़ रही थी तो मुझे मालूम पड़ रहा था कि पीछे मेरा कोई पीछा कर रहा है, मेरे भी पीछे कोई दौड़ रहा है और कोई नहीं, वही काला परछाई ही होगा। मेरे पीछे मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था कि मेरे पीछे वो इंसान दौड़ रहा है। मैं काफ़ी डर गई थी। मैं जब दौड़ रही थी तो मैंने बायां तरफ जब मैंने मुड़कर देखा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बायां तरफ है। तभी मैंने मुड़कर देखा कि वही परछाई तो मेरे साथ साथ दौड़ रही थी। तभी मैंने वो दृश्य जैसे ही देखा, मैं फिर से टकरा गई सामने। लेकिन इस बार कोई भूत या भी कोई परछाई नहीं था। इस बार हमारे ही गांव के एक चाचा मेरे सामने आ गए थे। तभी मैं काफ़ी डरकर उनके सामने मैं मदद मांगने लगी। चाचा देखो ना वो परछाई खड़ा है, देखो ना वो परछाई खड़ा है, ऐसे कहते हुए मैं रो रही थी। तभी चाचा ने भी उस परछाई को देख लिया था। तभी चाचा ने
मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या मंत्र था, पर भगवान का कोई मंत्र होगा। मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, तभी वो परछाई जैसे ही मेरे तरफ दौड़ रहा था वैसे ही पीछे की तरफ दौड़कर भाग खड़ा हो गया। दूर तक मुझे वो परछाई दिखाई दे रहा था, वो हमारे ही घर की तरफ दौड़ रहा था। इसलिए मेरा तो हिम्मत ही नहीं हो पा रहा था कि मैं फिर से घर जाऊं। मैं चाचा का सहारा लेते हुए मैं घर चला गया। चाचा ने मेरे घर में आकर सब कुछ बता दिया। उसके बाद से मैं काफ़ी बीमार सा रहने लगी। खांसी, बुखार, ये सब तो काफ़ी दिन तक रहने लगा। उस समय हॉस्पिटलों का भी उतना ज़्यादा कुछ था नहीं। उस समय हमें झाड़ फूँक से ही काम चलाना पड़ता था। नीम का काढ़ा पीना, ये सब करता था। तभी चाचा ने कहा था कि मुझे जल्द से जल्द किसी ऐसे मंत्र जानने वाले किसी झाकरी के पास या फिर किसी के पास ले जाए, क्योंकि चाचा ने खुद वो जो दृश्य देखा था उसे मेरे माता और पिता से कहा था कि इसका उस परछाई ने पीछा किया था, शायद इसी के कारण इसका बुखार जो है उतर नहीं रहा। उस चाचा के बात को ध्यान में रखते हुए मेरे माता और पिता ने मुझे एक पंडित जी के पास ले गए और वहाँ पे झाड़ फूँक किया। मेरा झाड़ फूँक 2 या फिर 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। तभी मुझे पंडित जी ने ऐसा कहा भी कि कभी भी रात के समय कोई भी सफ़ेद खाने वाला चीज़ ऐसे मत ले जाना। अगर ले भी जाओ तो उसे छुपा के ले जाना, कुछ इस तरह की सफ़ेद रंग दिखाई न दे, क्योंकि ऐसे नेगेटिव पावर्स उस सफ़ेद खाने में बहुत ही आकर्षण होती है। तो यही था मेरा कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप स्कैरी बेल के ऐसे ही अलौकिक घटनाओं को मिस ना करें। धन्यवाद।